इसके बाद हम चलते हैं मिलिट्री। मिलिट्री कारण क्या था? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1856 में इनलिस्टमेंट इनलिस्टमेंट ऑफ जनरल सर्विसेज एक्ट 1856 ये लागू किया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तानी फौज अगर वो अंग्रेज के फौज में शामिल हैं तो उन्हें अंग्रेज विदेश भी भेज सकता है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत में दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में, इराक, ईरान और अरब कंट्रीज में, इजिप्ट में और इधर मलेशिया में, सिंगापुर में, ये सारे जगह उनके साम्राज्य फैल गए थे। तो वो अंग्रेज फौज को, जिसमें कि हिंदुस्तानी भी शामिल थे और उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी, तो उनको वो वहाँ युद्ध लड़ने के लिए भेजते थे। तो जब जनरल इनलिस्टमेंट ऑफ जनरल सर्विसेज एक्ट लागू किया 1856 में, हालांकि इस एक्ट में यह प्रावधान था कि जो न्यू रिक्रूट होंगे, खास करके बंगाल के जो न्यू रिक्रूट नए भर्ती होंगे, आर्मी के मैन, सिपाही भर्ती होंगे, उस पर ही लागू था। लेकिन आर्मी मैन ने यह समझा, हिंदुस्तानी आर्मी ने यह समझा कि धीरे धीरे इस एक्ट को विस्तारित किया जाएगा और ये केवल जो हिंदुस्तानी फौज को ये शंका हो गया कि जो कानून अभी केवल रिक्रूट सिपाही के लिए लागू किया जा रहा है, वो हो सकता है कि जो सीनियर अफसर हैं, जो सीनियर आर्मी मैन हैं, जो हिंदुस्तानी, उन पर भी लागू होगा। और उस जमाने में समुद्र को पार करना हायर कास्ट के लिए वर्जित था, जैसा कि आप जानते हैं। इससे अपने जाति को खोने का प्रश्न हो सकता था। जाति बिरादरी उसको फिर अपने जाति में शामिल नहीं कर सकते थे, मतलब जाति से बहिष्कृत हो जाएगा वो आदमी। तो लगभग ये 11वीं-12वीं शताब्दी से ये प्रथा हिंदुस्तान में, माने ये कुप्रथा हिंदुस्तान में शुरू हुआ, जिसके तहत में धर्मशास्त्रों ने हिंदुओं को समुद्र पार करने से मना कर दिया और जो हिंदू ऐसा करेगा उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता। इसके घोर दुष्परिणाम हुए, जो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं। इससे हिंदुस्तानियों की जो मानसिकता है वो अंतर्मुखी हो गया है, जिसको कि अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट कहते हैं। विदेशों में क्या क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उससे वो अनभिज्ञ हो गए। और इसी कारण से देश के गुलामी होने के कारण और मुसलमानों के द्वारा हिंदुस्तान शासकों को जीतने का एक कारण ये भी था कि सेंट्रल एशिया में क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिलरी में क्या विकास हो रहा है, नए नए वेपनरी माने शस्त्रों का क्या क्या आविष्कार हो रहा है, क्या डिस्कवरी हो रहा है, क्या खोज किया जा रहा है, चाइना में क्या खोज हुआ है। जैसे चाइना में बारूद का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तानी को मालूम ही नहीं था। तो ये जो कुप्रथा था वो 1857 तक भी चल रहा था, जिसमें कि खास करके हायर कास्ट हिंदूज, उनको समुद्र क्रॉस करने के लिए धर्मशास्त्रों ने मना किया हुआ था। तो इस कारण से वो समझते थे कि अगर ये एक्ट पास हो गया और ये सभी पर लागू हो गया तो हो सकता है कि उनका समाज, उनकी जाति बिरादरी उन्हें बाद में एक्सेप्ट नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। तो ये भी एक असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण जो मिलिट्री का था वो ये था कि पहले जो
अंग्रेजी फौज में जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको भत्ता मिलता था। जब वो भत्ता कहाँ के लिए, जब वो दूसरे राज्यों को कब्जा करने के लिए जाते थे। तो जैसे कि अब बदली हुई परिस्थिति में क्या हुआ, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि सिंध को अंग्रेजों ने 1846 में कब्जा कर लिया था और पंजाब को 1849 में। तो अब जो हिंदुस्तानी फौज अगर ये सिंध में या पंजाब में काम करेंगे तो चूंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया तो वहां पर उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अफगानिस्तान तक अपना कब्जा जमाया, उधर बर्मा में उन्होंने कब्जा जमाया। तो ये जो कब्जा करने की प्रवृत्ति अंग्रेजों में थी वो लगातार चलती जा रही थी, उनकी साम्राज्यवादी हित बढ़ते जा रहे थे। तो इस कारण से अब उनको भत्ता मिलना बंद हो गया। और एक जो महत्वपूर्ण जो कारण जो मैंने आपको कहा कि मिलिट्री में बहुत ज्यादा रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, हिंदुस्तानी फौज को प्रमोशन नहीं दिए जाते थे। जितने भी कमांडिंग पोजीशन में पद थे वो सभी अंग्रेजों और यूरोपियन के लिए सुरक्षित थे। हिंदुस्तानियों को मिलिट्री में जैसा मैंने बताया आपको कि वो प्रमोशन पा करके हवलदार मेजर से ज्यादा पद पर नहीं जा सकते थे। ये घोर रंगभेद की नीति थी। हालांकि 1857 से पहले अंग्रेजों का जो फौज था, माने अंग्रेज ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया की फौज आप कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया की फौज में अंग्रेज और यूरोपियन की तादाद हिंदुस्तानी फौज का रेशियो 1:6 या 1:5 के अनुपात में था। मतलब एक 6 के अनुपात में, ये 1:5 के अनुपात में था। वर्चुअली पूरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी फौज ने ही अंग्रेजों के लिए जीता था। लेकिन जब प्रमोशन की सुविधा की बात आती थी, जब भत्ते की बात आती थी, जब तनख्वाह की बात आती थी, तो हिंदुस्तानी फौज की तनख्वाह बहुत कम होती थी, अंग्रेजी फौज से बहुत ज्यादा कम होती थी। इसके कारण से उनमें बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त था। 1857 के क्रांति के बाद में उन्होंने इस रेशियो को, खास करके 1876 के बाद में इस रेशियो को 1:2 माने 2 हिंदुस्तानी फौज अनुपात 1 अंग्रेजी फौज, ये बनाना शुरू किया। ये बाद में हम बताएंगे आपको कि आर्मी में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। जो एक इंपॉर्टेंट जो कारण था वो यह था सोशल कॉज, सामाजिक और रिलीजियस कॉज, माने धार्मिक कारण। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज ने जब 1757 की पलासी युद्ध में हिंदुस्तान के बंगाल सूबा पर अपना पैर पसारना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना शिकंजा कसा, तो 1813 तक उनका जो पॉलिसी था वो था कि हिंदुस्तान के सामाजिक और धार्मिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाना, नॉन इंटरवेंशन इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ हिंदुस्तानी। लेकिन 1813 में जब उन्होंने फ्री ट्रेड लागू किया तो उसके साथ उन्होंने मिशनरी को भी हिंदुस्तान में आने दिया, मिशनरीज। और ये मिशनरीज हिंदुस्तान में जगह जगह फैल गए और खास करके आदिवासी इलाके में, हरिजन बस्तियों में, गरीब गुरबा इलाके में
उन इलाकों में ये मिशनरी जा करके स्कूल कॉलेज खोलने का प्रयास किया, लेकिन उनका बेसिक जो मकसद था वो था कि हिंदुओं को किसी तरह से ईसाई में कन्वर्ट किया जाए। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया, हॉस्पिटल का सहारा लिया, लेकिन जो मोटो था, जो मेन उद्देश्य था वो था कन्वर्ट करना, धर्मांतरण करना, हिंदुस्तानियों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना। तो इन मिशनरियों ने जगह जगह अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इससे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा आहत हो गए। हिंदुस्तानियों को ये डर लगा कि हो सकता है कि धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट हिंदुस्तानियों को अपने धर्म माने हिंदू या इस्लाम को छोड़ने के लिए कहीं मजबूर न करे। तो इसीलिए ये कारण ये भी था। और जो दूसरा कारण था वो ये था कि उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून क्या था? अब ये डिजेबिलिटी एक्ट 1856 क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेता है तो पर भी जो उसके जो पैतृक संपत्ति हैं उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कानून था और इससे हिंदुस्तानियों में शंका पूरी तरह से पक्का हो गया कि अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नमेंट है उसका जो बेसिक जो उद्देश्य है वो है धर्मांतरण करना। और इस विश्वास को और ज़्यादा तब बढ़ावा मिला जब अंग्रेजों ने, हालांकि राम मोहन राय के कहने पर और आंदोलन चलाने पर, अंग्रेजों ने सती, एबोलिशन ऑफ सती, जो बहुत कुत्सित प्रथा था हिंदुस्तानियों में, हिंदुओं में सती प्रथा, सती सिस्टम, जिसमें कि महिलाएं, जीवित महिला अपने पति के मरने पर उसके चिता पर कूद जाती थी या लोग उसको कूदने के लिए विवश कर देते थे। यह बहुत ही घृणित प्रथा था। 1829 में इसको एबोलिश किया गया। या दूसरा, उन्होंने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, वो भी हिंदुस्तानियों के कहने पर किया। या जो मैरिज का जो एज था उसको बढ़ाया, या स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किया। ये सारे सोशल रिफॉर्म्स जो किए वो एक अच्छा कदम था, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये समझा कि ये हमारे सामाजिक और धार्मिक जो रीति रिवाज है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार कुठाराघात कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। और इसके कारण जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो पारंपरिक लोग थे, जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे, अनुदार लोग, परंपरा से चिपकने वाले लोग, तो ये ऐसे हिंदुस्तानी वो अंग्रेज सरकार के घोर विरोधी हो गए। तो ये सब महत्वपूर्ण कारण थे जो कि 1857 के रिवोल्ट के लिए उत्तरदायी थे। और जो इमीडिएट कारण था, जो तत्कालिक कारण था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का, ग्रीस कारतूस का जो इस्तेमाल होता था, और उसको चलाने के पहले उस कारतूस के कागज, जिसको कि लुब्रिकेट करने की चिकनाई प्रदान किया जाता था, तो उसको कारतूस को चलाने के लिए उस चिकनाई पेपर को, कागज को दांत से काट करके फाड़ना होता था। और इसके बारे में ये सारे बंगाल रेजिमेंट में और उसके बाद उत्तर भारत के रेजिमेंट में ये फैल गया कि इसमें सुअर के और गाय के चर्बी लगे हुए हैं। फैट मतलब चर्बी, जो कि हिंदुस्तानियों को धर्म से च्युत करने के लिए, माने उन्हें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसा कदम उठाया है ताकि ये लोग, हिंदुस्तानी लोग, क्रिश्चियन धर्म को अपना ले। और उसके बाद तुरा यह है कि जो मिशनरी
और खास करके विल्बर फोर्स, और दूसरा जॉन केरे, इन दोनों महानुभाव के जो ब्रिटिशर्स थे, इन दोनों के जोर शोर से जो इन्होंने मिशनरी आंदोलन जो हिंदुस्तान में चलाया 1813 के बाद में, इससे हिंदुस्तानियों में ये पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेज तो हमारा आर्थिक शोषण तो कर ही रहे हैं, देश के खजाना अंग्रेज इंग्लैंड ले ही जा रहे हैं, यहाँ की आर्थिक विपन्नता के लिए अंग्रेज जवाबदार है। और इसीलिए आपको दोस्तों मैंने बताया कि सैकड़ों रिवोल्ट, अपराइजिंग्स, रिबेलियन 1857 से पहले भी हुआ, हालांकि वो स्थानीय था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज शासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर जरूर किया। उन्होंने ट्रेजरी लूटे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया। 1857 के बाद भी हमला हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे कि बिरसा मुंडा ने 1899 में वहीं पर झारखंड में संताल परगना में जबरदस्त आंदोलन छोड़ा था, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई, उन्हें जेल जाना पड़ा, और वो आजकल आदिवासियों के सबसे बड़े हीरो हैं। तो मिशनरी की इन कार्रवाइयों से जब उनके धर्म पर आघात होने लगा, तो हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने एकजुट होकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में आंदोलन का या विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, और जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 से हुई। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि नाना साहब ने जो कार्यक्रम तैयार किया था, जिसमें कि उन्होंने कमल के फूल और चपाती के द्वारा जगह जगह उन्होंने लोगों को संदेश भिजवाए थे, और ये जो संदेश भिजवाने का कार्यक्रम जनवरी से ही शुरू हो गया था, और इस कार्यक्रम के तहत में 31 मई को आंदोलन का बिगुल फूंकना था, विद्रोह का बिगुल फूंकना था। लेकिन यह आंदोलन या विद्रोह 21 दिन पहले ही शुरू हो गया मेरठ के सिपाहियों के द्वारा। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण कारण थे। अब मैं आपको इसके इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब इसके इफेक्ट क्या हुए, 1857 के उसके रिजल्ट क्या है, तो हम बारी बारी से शॉर्ट में आपको बताते हैं कि इसका पहला जो परिणाम हुआ वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का खात्मा। अंग्रेजों ने 1858 में एक्ट पारित किया। 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया, और जिसके तहत में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली अपने हाथ में हिंदुस्तान, मैंने ब्रिटिश टेरिटरी को अपने हाथ में ले लिया, और जो अभी तक उन्होंने सॉवरेंटी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा हुआ था, वो ये पावर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। हिंदुस्तान के मामलों को देखने के लिए उन्होंने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद क्रिएट किया। इसके साथ में 15 मेंबर्स, एडवाइजरी कमिटीज उन्होंने रखा, 15 मेंबर्स को, और ये मेंबर्स खास करके फिनेंशियल मामले में सेक्रेटरी टू इंडिया को सलाह और परामर्श देने के लिए बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने गवर्नर जनरल, जो आज तक 1858 ये जो एक्ट लागू हुआ वो 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। तो अब 1 नवंबर 1858 से गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा। वाइसराय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, माने ब्रिटिश क्वीन या किंग। तो अब जो गवर्नर जनरल होगा वो वाइसराय भी होगा। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम 1858। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वाइसराय था। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने
कानून पास किया जिसमें कि जो मुगल बादशाह का जो पदवी था या रूल था, जो टाइटल था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, पेशवा के टाइटल को समाप्त कर दिया। जो मैंने पहले बताया था कि जो आर्मी में उन्होंने रिफॉर्म्स किया, और इसके तहत में जो हिंदुस्तानी फौजों की तादाद 6:1, माने अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजों का जो हिस्सा होता था वो 1 होता था, तो हिंदुस्तानियों का 6 होता था, तो माने 1:6 या 1:5। अब उन्होंने कोशिश किया कि 1:2 रखा जाए, माने 1 अंग्रेज फौज हो तो अनुपात में 2 हिंदुस्तानी फौज हो। दूसरा उन्होंने जो काम किया आर्मी के सुधार में कि उन्होंने अब पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब प्रांत, इन प्रांतों से फौजों को भर्ती करना शुरू किया, खास करके सिखों का भर्ती शुरू किया, और उसको उन्होंने मार्शल रेस की पदवी दिया कि ये बहुत वीर रेस हैं, खास करके पठान और सिख। इसका रीजन ये था कि 1857 के विद्रोह में सिख, पठान, मराठा, इसने कभी साथ नहीं दिया, विद्रोहियों के साथ में नहीं आए। जाटों ने कोई समर्थन नहीं दिया, लेकिन गुर्जरों ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया। खास करके मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच के जो इलाके थे, गुर्जरों ने बहुत दिन तक उसको आजाद रखा, लेकिन जाटों ने कोई सहयोग नहीं दिया। तो अब अंग्रेजों की नीति बदल गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो मार्शल रेस है, जो असली वीर जो जाति है, वो कौन कौन है हिंदुस्तान में? पंजाबी, पठान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के पश्चिमोत्तर प्रांत के पठान, और उन लोगों की भर्ती अधिक से अधिक आर्मी में किया जाने लगा। और जो ये पहले जो अवध के इलाके के और बिहार के इलाके के जो फौज भर्ती होते थे, खास करके ब्राह्मण और राजपूत, उनको उन्होंने धीरे धीरे किनारे लगाने की कोशिश किया, जिसको कि पुरबिया बोलते थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन इलाकों के ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो अब अंग्रेज इन पर अविश्वास करने लगे, डिस्ट्रस्ट करने लगे, और इसीलिए आर्मी में उन्होंने इनकी संख्या धीरे धीरे घटाने शुरू कर दिए। एक और काम उन्होंने किया कि किसी भी रेजिमेंट में उन्होंने एक जाति के लोगों को डोमिनेंस नहीं रखा, मतलब बहुमत नहीं रखा। मतलब अब उन्होंने रेजिमेंट में विभिन्न इलाकों के लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया, ताकि किसी एक जाति का बोलबाला उस रेजिमेंट में नहीं हो और वो विद्रोह पर उतारू नहीं हो पाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने यूरोपियन फौज की संख्या भी बढ़ा दिया, अंग्रेजों की फौज की संख्या भी बढ़ा दिया, अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ा दिया, जिससे कि हिंदुस्तानियों पर दबाव डाला जा सके। मतलब कहने का आशय यह है कि अब अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर कम विश्वास करते थे। एक काम और उन्होंने और किया कि जहां जहां अंग्रेजी फौज रहता था वहां पर उन्होंने कैंटोनमेंट बनाया, जो शहरी इलाके से थोड़ा सा दूर में उन्होंने रखा, और मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दिया, ताकि हिंदुस्तानियों से उनकी मेल जोल नहीं हो। तो एक सेग्रीगेटेड लाइफ, एक अलग थलग लाइफ अंग्रेज के जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो जीवन बिताते थे, जिसका हिंदुस्तानियों के आम जीवन से कोई वास्ता नहीं था। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसके बाद में उन्होंने जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाया वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ये तत्कालिक कारण भी था, तो जो चूक का सिद्धांत जो डलहौजी ने शुरू किया था उसको उसने खत्म कर दिया कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं रहेगा, और इसको बंद कर दिया। इसके साथ उन्होंने जो देसी राजा राजवाड़े थे उसके साथ भी उन्होंने नियम बदला, और उन्होंने कह दिया कि अब से किसी भी देसी राजा राजवाड़े के राज्य को नहीं मिलाया जाएगा। क्योंकि यदि आप लॉर्ड कैनिंग का जो फेमस कोटेशन आप सुनेंगे कि उनका यह कहना था कि अगर ये देसी राजा रजवाड़े उन अंग्रेजों के समर्थन में नहीं आते तो अंग्रेजों को 1857 में ही इंग्लैंड जाना पड़ता। और खास करके जो महत्वपूर्ण राजा रजवाड़े थे उन्होंने ब्रेक वाटर के रूप में काम किया। तो वो जो अंग्रेजों का जो समर्थन इन देसी राजा रजवाड़ों ने, राजपूताना के राजाओं ने और
हैदराबाद, मैसूर, ये सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिखों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और विद्रोहियों को कुचला। तो अंग्रेज अब ये इस प्रिंसली एस्टेट्स, देसी राजा रजवाड़ों को आगे से उन्होंने एनेक्सेशन या विलय करना बंद कर दिया। और इसी कारण से हम देखते हैं जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि करीब 565 देसी राजा महाराजा हिंदुस्तान में काबिज थे जब देश 1947 में आजाद हुआ। इसमें छोटे छोटे जो राजा थे जिसका कि एरिया 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से भी कम था, इनकी तादाद 300 से भी ज़्यादा थी। तो ये जो छोटे छोटे जो स्पॉट ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के बीच बीच में थे, उसका रीजन ही यही था कि उन्होंने 1858 के बाद से देसी राजा रजवाड़ों को अपने में ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाना बंद कर दिया। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था, उन्होंने एक पंपलेट निकाला था 1857 की क्रांति के बाद में। उन्होंने कहा था कि जो ये क्रांति हुई है उसका रीजन ये था कि देयर वाज ए लैक ऑफ सेफ्टी वॉल्व। और दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तानियों का देश के शासन प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं होना, नो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके तहत में अंग्रेजों ने दो काम किए। 1858 के एक्ट में उन्होंने ये नियम बनाया कि जैसे क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को हम रेशियल इक्वालिटी देंगे, समानता देंगे, और जिस तरह से दूसरे डोमिनियन हैं जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो उनके डोमिनियंस थे, उनमें जो उनकी जनता का जो अधिकार मिले हुए हैं अंग्रेज के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा, वही अधिकार हिंदुस्तानियों को भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शासन प्रशासन में अब से हिंदुस्तानियों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये दिगर बात है कि 1858 के बाद भी उन्होंने फिर 1861 का कानून बनाया। इसके बारे में हमने पॉलिटी ऑफ ब्रिटिश बिटवीन 1858 से 1947 तक का वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखें। तो शॉर्ट में अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि 1876 तक शासन प्रशासन में हिंदुस्तानियों की भागीदारी बहुत कम थी और 1876 तक मात्र एक हिंदुस्तानी आईसीएस बनने में सफल रहा था। क्यों? कि उन्होंने जो एज का जो रिडक्शन है वो 19 साल कर दिया, 22 के बदले में 19 साल कर दिया उन्होंने, 22 के बदले में 19। तो इसका परिणाम क्या हुआ? और जो परीक्षा होती थी आईसीएस के, वो होती थी इंग्लैंड में, लंदन में, तो हिंदुस्तानी इसमें भाग नहीं ले सकते थे और जो उसके कोर्स कंटेंट थे वो हिंदुस्तानियों के हिसाब से नहीं थे। तो जिसके कारण से 1876 तक हिंदुस्तान के लोगों का या हिंदुस्तानियों का आईसीएस जो कैडर था उसमें सिर्फ एक हिंदुस्तानी कंपीट कर पाया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि अंग्रेज साम्राज्यवाद का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ था वो था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय आईसीएस ऑफिसर, और इनकी तादाद हिंदुस्तान में 1500 के लगभग हुआ करती थी और ये चप्पे चप्पे में हिंदुस्तान में व्याप्त थे, जो जिले का शासन चलाते थे और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूती प्रदान किया गया था। तो अंग्रेजों का ये विशेष रूप से ये हमेशा ये पॉलिसी रहा कि किसी तरह से हिंदुस्तानियों को इस स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी में घुसने नहीं दिया जाए, और ये 1920 तक उसमें कामयाब हुए और क्वीन का जो प्रोक्लामेशन था, जो उद्घोषणा था, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया। 1876 में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान भी बनाया गया, ये भी मतलब हिंदुस्तान की मलिका बन गई हो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे लास्ट में पॉइंट ये है कि जितने भी पैसे विद्रोहियों को दबाने में खर्च हुए वो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी धन का उपयोग किया। ब्रिटिश सरकार का जो मदर कंट्री ब्रिटेन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, सारे कर की वसूली यहाँ के लोगों से की गई। तो अल्टीमेटली जो हिंदुस्तानी हैं वो रहा
और अंग्रेजों का जो शासन तंत्र है वो और भी मजबूत हो गया। हालांकि उन्होंने पार्टिसिपेशन देने का काम किया, 1861 का कानून बनाया उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वायसराय का जो काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको भी एक्सटेंड करके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, और जिसमें 6 से लेकर 12 सदस्य रह सकते हैं, जिसमें कि आधे सदस्य हिंदुस्तानी रह सकते हैं। और ऐसा उन्होंने किया। 1852 में उसका विस्तार किया। 1919, 1919, 1909, 1919 और 1935 एक्ट के द्वारा और विस्तारित किया गया। इसके बारे में हम डिटेल में व्याख्या कर चुके हैं कि कैसे कैसे हिंदुस्तानियों की का पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी ब्रिटिश सरकार के अंदर में बढ़ती गई और अल्टीमेटली देश 1947 में आज़ाद हुआ। दोस्तों, अब मैं आता हूं कि कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट का क्या कारण क्या था। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। दोनों जो विद्रोहियों में तालमेल का भारी अभाव था। नाना साहब कानपुर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और यहाँ दिल्ली में जो हिंदुस्तान का अंतिम शासक, जो एकदम ही बूढ़ा और लाचार था, बहादुर शाह जफर, जिसको कि मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में ABC भी नहीं मालूम, तो उसके हाथ में नेतृत्व था। इसके अलावा जो मुटनीज हुए, जो मिलिट्री हिंदुस्तानी फौज के द्वारा जो जगह जगह विद्रोह हुए, उनमें जो तालमेल है वो तालमेल नहीं हो पाया, और इसके कारण से अंग्रेज बारी बारी से हर इलाके को उन्होंने दबा दिया, अपने में फिर से कब्जा कर लिया। जैसे कि लखनऊ में जीनत महल ने विद्रोहियों की शुरुआत अगुवाई किया, लेकिन उनको समर्थन दूसरे जो राजा थे, जो तालुकदार थे, जो दूसरे इलाके के जो राजा रजवाड़े थे, उनको समर्थन नहीं मिला। तो अगर वो एक जगह इकट्ठा होकर के एक इलाके में अपने फौज का संचालन करते तो निश्चित रूप से अंग्रेज की हार होती। दूसरा पॉइंट ये था कि सिख जो और पठान, जो मार्शल लेस जिसको अंग्रेजों ने बाद में कहा, उनको इस बात से खफा थे कि मुगलों के खिलाफ सिखों ने अनेक बार लड़ाई लड़ी है, जहांगीर के समय से लेकर के और औरंगजेब तक। तो जब मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर को जब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया तो उसे वो भारी नाराज हो गया। दूसरा उनका यह पॉइंट था कि 1846 में जब एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से जो हिंदुस्तानी फौज थे उसमें बहुत ज़्यादा पूरबिया लोग थे, खास करके यूपी और बिहार के फौज थे। तो उससे वो चिढ़े हुए थे कि इन्हीं लोगों के कारण से उनकी हार हुई थी 1846 में और 1849 में। तो इस कारण से चूंकि ये जो 1857 का जो विद्रोह था उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यूपी के अवध प्रांत की, कानपुर का, झांसी का और पश्चिमी बिहार के इलाके का, जिसको कि आरा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं या भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इनका योगदान था। तो वो इस बात से खपाते कि हम मुगल बादशाह की तरफ से क्यों लड़ें, जो हमारा सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, जितने भी महत्वपूर्ण राजा रजवाड़े थे, हैदराबाद, मैसूर, राजपूताना, जो मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने देश में विद्रोह की लौ जलाई रखी, 1857 की क्रांति के समय में उनकी भूमिका शून्य बट्टा सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। तो जो राजपूताना के राजपूत अगर एकजुट होकर के तैयार हो जाते तो अंग्रेजों को भागने के लिए विवश होना पड़ता। इसी तरह से ग्वालियर के महाराजा अगर रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को अगर समर्थन दिए होते और आगरा नहीं भागे होते तो वहां पर भी अंग्रेजों को शिकस्त दी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो है कि जो मिलिट्री फोर्स या जो हिंदुस्तानी फौज था उनमें असलाह का अभाव था। उनके पास में आर्म्स एमुनिशंस एक लिमिटेड मात्रा में थे। उसके बाद में
जब वो समाप्त हो गए तो उसके बाद में वो निहत्थे हो गए, लाठी डंडा वाले हो गए, और अंग्रेज ने इसका भरपूर फायदा उठाया। शुरुआती दौर में विद्रोहियों, हिंदुस्तानी फौज ने जगह जगह उन्हें हराया, लेकिन वक्त बीतने के साथ हिंदुस्तानी फौज में और हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं के बीच में आपसी फूट पड़ने लगे, और जो कंजॉइंटली, जो एक साथ संयुक्त मोर्चे के रूप में उन्हें काम करना था, वो काम उन्होंने नहीं किया। और जो समय जो मिलता गया उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने माने मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से फौज बुलाया, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, और जगह जगह विद्रोहियों को उन्होंने कुचलने का प्रयास किया। इस क्रांति में केवल लखनऊ में लगभग 1.5 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें कि 50,000 हिंदुस्तानी फौज और 1 लाख सिविलियन माने आम जनता मारे गए, केवल लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में। तो आप दोस्तों जान सकते हैं कि कितने हिंदुस्तानियों की हत्या हुई। अंग्रेजों ने इसको बदला बहुत ही क्रूरता से लिया। हालांकि 6,000, एक अनुमान के मुताबिक 6,000 के लगभग अंग्रेजी फौज भी मारे गए इसमें, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण कारण थे। अगर सभी राजा रजवाड़े उस समय में इकट्ठा हो जाते, खास करके हैदराबाद, राजपूताना, और जो मार्शल रेस, जाट, मराठा, जो शिवाजी के समय से लेकर के और पेशवा के समय तक उन्होंने लोहा लिया। 3 बार उन्होंने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया। 1818 में वो परास्त हुए थे। तो उस समय में 1857 की क्रांति में केवल नाना साहब को छोड़ करके बाकी जो मराठा लोग, जो कम्युनिटी था, वो न्यूट्रल रहा। तो मराठा, जाट, राजपूत, राजपूताना के राजपूत, इन लोगों ने और राजा रजवाड़ों ने इन्हें कोई मदद नहीं किया। और इसके अतिरिक्त जो एजुकेटेड क्लास थे हिंदुस्तान के, जो बढ़ रहे थे तादाद में, वो भी न्यूट्रल रहे। तो इस कारण से आंदोलनकारियों की हार हुई। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कि इसका नेचर क्या था। तो जैसा मैंने पहले आपको डिटेल में व्याख्या दिया था कि कुछ लोग इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या कुछ लोग इसको सिपाही रिवोल्ट कहते हैं, कुछ लोग उसको ग्रेट रिवेलियन के नाम से कहते हैं। लेकिन बेसिकली यह एक एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट था। जो हर वर्ग को, पीजांट्स को, राजा महाराजाओं को, मिलिट्री को प्रभावित किया था। तो जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो डेवलप हुआ था, और इस फीलिंग को, इस गुस्से का इजहार के लिए हिंदुस्तान को अंग्रेजी जो प्रशासन था, ईस्ट इंडिया का प्रशासन, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तो कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं था, जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो इसीलिए ये रिवोल्ट मध्य भारत में और यूपी के इलाके में फैला। क्योंकि अगर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहेंगे, तो यह भी हमें देखने की जरूरत है कि क्या उस समय में राष्ट्रीयता की फीलिंग थी, क्या देश के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्या उनमें एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग था, एक मनोवैज्ञानिक बंधन था, क्या वो इंडिया को एक फिक्स टेरिटरी मानते थे, एक निश्चित भूमि मानते थे जो इंडिया कहलाता था। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया में हमेशा कल्चरल यूनिटी रही है और एक सिविलाइजेशनल यूनिटी रही है, एकता, सभ्यता की एकता हमेशा रही है, वो अनादिकाल से रही है। लेकिन जहां तक नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना का सवाल है, तो ये भावना 1857 की क्रांति के बाद में, जब हमारे देश में पुनर्जागरण हुआ, सोशियो और रिलीजियस आंदोलन हुए, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद में जब कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई और जगह जगह
कांग्रेस के द्वारा और दूसरे संगठन के द्वारा आंदोलन चलाए गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में, तो राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती गई और तब हिंदुस्तान को एक इकाई के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि 1940 के दशक में भी चर्चिल ने कहा कि नहीं, इंडिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है कोई कंट्री है ही नहीं। वो यूरोप के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे कि नेशन स्टेट नहीं है, इंडिया जो केवल एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो एक नेशनल स्टेट नहीं है, क्योंकि ये बहुभाषी क्षेत्र है, इसमें विभिन्न संस्कृति है, इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो वो यूरोप के चश्मे से वो देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हिंदुस्तान में फैली और इसके कारण से आंदोलन के जरिए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन 1857 में इस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना नहीं आई थी। किसी भी आंदोलनकारी ने यह नहीं कहा कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। सभी ने यही कहा, जहां रानी झांसी की रानी ने यह कहा कि मैं झांसी के लिए लड़ रही हूं। नाना साहब को चूंकि पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, तो वो वहां उसके लिए लड़ रहे हैं। तो जो व्यापक दृष्टिकोण है, वो व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था। और एक बात और देखने लायक है कि बहादुर शाह जफर के मुगल बादशाह पूरे हिंदुस्तान के बादशाह घोषित करने के बाद भी उन्होंने कोई नया एजेंडा हिंदुस्तान के सामने नहीं रखा। इसके कारण से जो स्वरूप है वो एंटी ब्रिटिश फीलिंग, और इसी कारण से यह 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें हिंदुस्तानी असफल रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस पर अपनी जरूर राय दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप YouTube पर जाएं और AJIS अकेडमी टाइप करें, आपको मेरे द्वारा सारे अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो है वो फ्री चैनल है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। जो खास करके जो स्टेट सर्विसेज, MPPSC और UPSC के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर मदद मिलेगी मेरी वीडियो से, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप सब्सक्राइब करें और अब मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू वेरी मच।